Hello everyone. Today is 15th August, Independence Day. So happy Independence Day to all of you. My name is Snehal Srivastav and today I am going to give you a brief description on chapter 2 of NCERT subject science is matter around us pure. So इस चैप्टर में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है. तो एक्चुअली हमारे हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो हम देखते हैं वो हमें प्योर नज़र आती है, लाइक मिल्क. बट अगर उसे साइंस के हिसाब से देखा जाए, अगर मिल्क को हम लोग साइंस के हिसाब से देखते तो उसमें कई चीज़ें मिली हैं, जैसे फैट है, प्रोटीन है. सो मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द साइंस, बट फॉर अस इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. तो हम लोग साइंस चैप्टर साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसी हर चीज़ों को साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी करने जा रहे हैं. सो इसमें बहुत ही दो चीज़ें आती हैं. एक होता है मिक्सचर, जो कि कई चीज़ों को मिला के बना होता है, और एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस जो कि प्योर होता है. तो प्योर सब्सटेंस तो हमको बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. वो सब्सटेंस जिसमें हर जगह उनके जो केमिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन सेम हो, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस. और मिक्सचर वो होता है जहाँ पे प्रोपोर्शन डिफर करें, उसे मिक्सचर बोला जाता है. सो मिक्सचर भी कई तरह के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो दो मॉलिक्यूल्स को या फिर दो सब्सटेंसेस को जब मिलाया जाता है तो उनसे जो नया सब्सटेंस या नया सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे. लाइक अगर हमने पानी के अंदर चीनी डाला तो चीनी जाके पानी के हर उस छोटे छोटे होल्स में स्प्रेड हो गई और जाके वहाँ पे स्टेबल हो गई. और जब मिक्स करने से यही चीज़ हुआ कि वो पूरी चीनी जो थी उसमें मिल गई. और अब हम जब देख रहे हैं तो हमें जो सॉल्यूशन है उसके आर पार दिख रहा है, तो वो सब्सटेंस जो हुआ वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ. दूसरा होता है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस में दो तरह के आते हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइड. होमोजीनियस में सॉल्यूशन होता है और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स होते हैं. तो अब हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को डीपली पढ़ने जा रहे हैं. स्टार्टिंग हमने शुरू की थी कि प्योर सब्सटेंस है. प्योर तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो हम लोग मिक्सचर के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं. मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में एक सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब बराबरी से हर जगह फैले होते हैं. और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें पार्टिकल्स जो है बराबरी से नहीं फैले होते, और ऐसा हो सकता है कि उसमें जो दूसरा पार्टिकल है वो नज़र आ रहे हों. तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले होमोजीनियस में सॉल्यूशन के बारे. सो होमोजीनियस सॉल्यूशन में सबसे पहली बात एक ही बात आती है सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कभी शरबत बनाया घर में? तो शरबत में क्या करते हो? पानी लेते हो, चीनी लेते हो और नींबू लेते हो और मिला देते हो, ठीक है. ऐसा. और मिलाते कैसे हो? चीनी के ऊपर पानी डालते हो? नहीं, पानी के अंदर चीनी और नींबू डालते हो. सो सॉल्यूशन में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. तो जो चीज़ें ग्रेटर अमाउंट में ली जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पानी ग्रेटर अमाउंट में लिया, तो यहाँ पे जो हमारा पानी हुआ वो हुआ सॉल्वेंट. और जो चीज़ें स्मॉलर अमाउंट में होती हैं उन्हें हम सॉल्यूट बोलते हैं. जैसा कि अभी मैंने बताया कि चीनी के ऊपर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर चीनी डालते हो, ठीक है. सो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला जाता है, ना कि सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट. यही चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि यही डेफिनेशन ही है. सॉल्यूट की डेफिनेशन ही यही है, जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है. अभी तो शरबत का एग्जांपल मिल गया, तो इस तरह से और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं. तो उन सब चीज़ों एग्जांपल लाइक एयर हो गई हमारी. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस. तो एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है. उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में गैस होती है वो हमारी सॉल्वेंट हो गई, और जो स्मॉलर अमाउंट्स में होती है वो हमारी सॉल्यूट हो गई, ठीक है. इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आएगा लिखने को तो ये ज़रूर आने वाला है. तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है. अभी मैंने क्लियर किया कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर का ही पार्ट है. तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर. जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक है.
मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर इन डायमीटर, मतलब उनकी जो चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है, वो 10 टू द पावर -9 मीटर जितना होता है। इसके बाद आता है बिकॉज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब बहुत ही छोटा साइज होने की वजह से जब हमने चीनी को पानी में मिलाया और नींबू को मिलाया तो क्या हुआ, हम लोग जब भी मिला देते तो हमें चीनी दिखती नहीं। अगर आपने सही अमाउंट में मिलाया है तो उसमें चीनी कभी हमें उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी, पानी में तैरती हुई नहीं दिखाई देगी, वो पूरी तरह से मिल जाती है। और मिलने के बाद क्या होता है कि जब हम उसमें से लाइट की बीम को भेजते हैं तो क्या होता है, वो लाइट की बीम स्कैटर नहीं करती, वो लाइट की बीम उसको पास कर जाती है। क्यों? तो रीज़न ये होता है कि चीनी जो होता है और नींबू जो होता है वो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है वो वहाँ जाके सेट हो जाता है और उसके बाद वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद वो ऐसा उस पूरे सॉल्यूशन का पार्ट बिहेव करने लगता है। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा या कम हो, अगर ज़्यादा कम होता तो वो लाइट को ज़रूर स्कैटर करता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग चाहें कि सेपरेट कर लें फिजिकल प्रोसेस से तो वो इम्पॉसिबल है इस चीज़ में, सॉल्यूशन के उसमें। ठीक है, अगर हम चाहे फिल्टर करना चाहें तो सेपरेट हो जाए, तो क्या पानी के अंदर नींबू मिला दो और फिल्टर करोगे निकलेगा? नहीं निकलेगा। चीनी मिला दो फिल्टर करोगे निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चीनी पूरी तरह से उसमें मिक्सअप हो चुकी है। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपने 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दी हो। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाली, मतलब कि इतना अमाउंट जितना वो मिक्सअप हो जाए, बस इतना ही। सो ये हमारा सॉल्यूशन का था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो आते हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफाइन करना कि वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है या सैचुरेटेड है। सो ये 3 टर्म्स जो होते हैं वो बताते हैं कि कितना गाढ़ा है सॉल्यूशन हमारा। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि अब वो फुलफिल्ड हो चुका है, अब उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलाई जा सकती। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको बनाना है शरबत, तो आप शरबत के लिए पानी लोगे और चीनी लोगे और नींबू लोगे। मैं नींबू हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अभी मैं सिर्फ पानी और चीनी की बात करता हूँ। तो अगर सिर्फ पानी और चीनी की बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 100 मिलीलीटर पानी ले लिया और 1 किलो चीनी लेके मिला दिया? ऐसा पॉसिबल होगा कि वो शरबत बनेगा? नहीं, वो शरबत रह ही नहीं जाएगा। सिर्फ उसमें सब चीनी गिली होगी, बस, और कुछ नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया कि पानी लिया, पानी में थोड़ी सी चीनी डाला, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डाल दिया। अब 10 ग्राम चीनी डालने से क्या होगा, वो एकदम डाइल्यूट रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर चीनी है। थोड़ी सी और बढ़ाओ, वो भी डाइल्यूट है। कंसनट्रेटेड क्या होता है कि हाँ, अब उस टाइम उसमें पता चल गया कि उसमें चीनी है। और सैचुरेटेड क्या होता है कि बस अब इससे ज़्यादा चीनी अगर डाली हमने तो वो चीनी उसमें सैचुरेट, मतलब कि मिलना बंद हो जाएगी, मतलब फुली सैचुरेटेड। जैसे कि अभी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सब इजी। फिर थोड़ा धीमे धीमे और टाइम बीतता गया, फिर आपको लगने लगा कि यार अब चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, अब पढ़ना ही नहीं है, हो गया ख़त्म। तो वो जो स्टेट होता है वो हमारा सैचुरेटेड स्टेट होता है। आपकी कैपेसिटी है, आप 1 घंटा पढ़ सकते हो, किसी की कैपेसिटी है वो 2 घंटा पढ़ सकता है। तो ये सब जो है रिलेटिव टर्म्स भी हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो रिलेटिव टर्म भी है। लाइक किसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, बट वो किसी से कंपेयर करने पे ही पता चलेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंसंट्रेटेड बहुत ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड बहुत कम है। लेकिन कम है तो किससे कम है? जैसे बोलते हैं ना, गर्म है, तो अगर आप पानी को गर्म मान रहे हो और सूरज पे बैठे हो तो क्या होगा? पानी गर्म नहीं होगा उस टाइम पानी ठंडा माना जाएगा सूरज के कंपैरिजन में, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और वही अगर आप किसी ठंडी जगह चले जाओ और वहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लो तो वो माना जाएगा कि गर्म है। तो ये सब टेम्परेचर क्या है, एक रिलेटिव टर्म है कि हम इसको रिलेट करके हमेशा बताते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते वो चीज़ ठंडी है। वो ठंडी है तो किससे ठंडी है ये बताना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह वो कंसनट्रेटेड है तो कंसंट्रेशन इज़ अ रिलेटिव टर्म। हम हमेशा किसी से रिलेट करके बता सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ मेथड्स बताए जाते हैं कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। अभी मैंने बोला कि कंसंट्रेशन रिलेटिव टर्म है,
तो पता भी तो चलना चाहिए ना कि किसका कंसंट्रेशन कितना है, दूसरे का कंसंट्रेशन कितना है, तब बोलेंगे ना कि ये कंसंट्रेशन ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और ये कम कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए कई तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं मेनली हमारे कंसंट्रेशन निकालने के सॉल्यूशन के। पहला तरीका होता है मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि जिसमें हम दोनों तरफ मास लेते हैं, जिस चीज़ का निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट, अगर हम शरबत की बात कर रहे हैं तो हम चीनी को सॉल्यूट मानेंगे और पूरा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे सॉल्यूशन लेंगे, पानी चीनी का जो मिक्सचर है। तो जो टोटल वॉल्यूम है टोटल मास है और जो चीनी का मास है, चीनी का मास इज अ मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन का मास है वो मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब हमें पहले फ्रैक्शन पता चला कि इतना, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम चीनी है तो 10 अपॉन 100 1/10, मतलब 10 में से 1 पार्ट चीनी का है और बाकी 9 पार्ट पानी का है। तो हमें फ्रैक्शन पता चल गया, देन फ्रैक्शन को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमें उसका परसेंटेज पता चल गया कि उस चीज़ का मास में से कितना परसेंटेज है। दूसरा होता है कि हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर मास है, ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। अब मास बाय मास है तो ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ऊपर सॉल्यूट के साथ वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन के साथ वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये 3 तरह के कंसंट्रेशन निकालने के तरीके। सो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पे। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है अभी मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में ये होता है कि जब हम किसी भी 2 चीज़ों को मिलाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कोई भी लिक्विड हो गया, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। तो उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूट मिलाया। अब सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या हुआ, जब सॉल्यूट उसमें हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब अगर हम उसके टॉप सरफेस पे देखते हैं, हम उसके डाउनवर्ड में देखते हैं, हम उसके लेफ्ट में देखते हैं, उसके राइट में देखते हैं, तो जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो सेम मिल रहा है। नीचे भी 2/3 है, ऊपर भी 2/3, लेफ्ट में भी 2/3, राइट में भी 2/3। तो क्या हो गया, वो हमारा एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया, होमोजीनियस हो गया। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, हर जगह रेशियो डिफर कर रहा है, तो क्या हो गया, वो हमारा एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में ये तो क्लियर होगी कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता क्या। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब ये, सस्पेंशन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि चीज़ें लटकी रह गई। मतलब हमने पानी के अंदर मिट्टी डाली और हिला दिया, अब वो मिट्टी नाच रही है, उसमें दिख रही है हमें मिट्टी, उसमें से लाइट पास करेंगे तो बीम, जो लाइट की बीम होगी वो स्कैटर कर जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पार्टिकल मतलब सॉल्यूट का साइज है वो बड़ा है। ठीक है, वो बड़ा है तो क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा। ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जब उसको छोड़ देते हैं लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब उसको छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर के लिए, क्या होगा कि जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब सेटल डाउन, ये भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और दूसरी बात, तीसरी बात, इनको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, नॉर्मल आइज से हम इसको देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है। चौथी बात कि मैंने सारा बता ही दिया है, स्कैटर कर देता है लाइट को, फिर ये होता है साइज़ बड़े होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने ऑलरेडी। तो ये था हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद आता है कोलॉइड। पहले हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन, फिर हम लोग ने पढ़ा सस्पेंशन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइड। सॉल्यूशन जो था वो होमोजीनियस था, सस्पेंशन जो था वो हेट्रोजीनियस था। कोलॉइड जो है वो दिखने में होमोजीनियस रहेगा बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस रहता है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात मैं कर रहा हूँ, उन कोलॉइडल सॉल्यूशंस में ये होता है कि उनके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े होते हैं। सॉल्यूट के जो साइज होते हैं किसके, कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटे होते हैं। एक चीज़ ये हो गई।
इसी वजह से हमें वो दिखते नहीं नॉर्मल से, तो हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली जब उनमें से लाइट रेज को पास कराया जाता है तो वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। एग्जाम्पल अगर आप, और इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है कि जब बहुत ढेर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो हमें दिख नहीं रहा है कि उसके आर पार दिख रहा है, बट हमें उसके अंदर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, बट फिर उसमें लाइट पड़ती है और आपको दिखने लगता है कि उसमें पार्टिकल्स हैं। लाइक आप कभी किसी गंदी सीट पे बैठो या किसी चीज़ को झाड़ो तो उसके डस्ट पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, बट जब लाइट पड़ती है तो उसके डस्ट पार्टिकल्स क्लियरली सीन होते हैं। आपने देखा होगा धूप आ रही है सो कुछ भी गर्दा हुआ तो ऐसे नहीं दिखेगा, बट धूप में ज़रूर दिखाई देगा। और इसके पार्टिकल्स की खासियत ये है कि ये सेटल डाउन नहीं होते, तो इसको बोला जा सकता है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं सॉल्यूशन की तरह। जैसे सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जब चीनी को घोल दिया गया तो वो अब हर जगह बराबर रहती है, बट ऐसा सस्पेंशन में नहीं होता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कोलॉइडल में कि उनके भी पार्टिकल लगभग एयर में ही रहते हैं, उनको छोड़ दो तब भी। तो उसके लिए सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जब तेज़ी से उसको मूव किया जाता है राउंड राउंड, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक बीच में सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स आ जाती है, वो बीच में सारे पार्टिकल्स को कोलैप्स कर लेता है और बाकी के एरिया क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से उसको साफ भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी पहले हमने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया प्योरिटी के बारे में। फिर मिक्सचर में आए। मिक्सचर में दो तरह के सॉल्यूशन, एक होता है हेट्रोजीनियस, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है वो भी बता दिया, होमोजीनियस भी बता दिया। हेट्रोजीनियस में दो होते हैं, एक होता है हमारा कोलॉइडल, एक होता है हमारा सस्पेंशन, वो दोनों भी मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे लाइफ में सिर्फ साइंस को एग्ज़ाम को लेकर के नहीं, लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट्स अगर पता रहेंगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो पहला एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग इंक में से कैसे कलर को अलग करें, और इंक कैसे बनती है, वाटर और डाई को मिला करके बनती है, तो उसको अलग कैसे करना है। अगर हम इंक को डायरेक्टली हीट कर देंगे तो वो जल जाएगी, उससे कुछ मतलब नहीं होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे एक हीटिंग फर्नेस लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं बीकर, और बीकर के अंदर हाफ फिल्ड कर देते हैं पानी से भी उस बीकर को, और बीकर के ऊपर लगा देते हैं वॉच ग्लास। मतलब एक ग्लास रहता है, उस वॉच ग्लास रहता है, उसको रख देते हैं और उसमें इंक डाल देते हैं। इंक डालने से क्या होता है, वो भाप से हल्का हल्का हीट होना शुरू होता है, और जब हीट होना शुरू होता है तो उस इंक में हीट जाती है, और इंक का जो वाटर रहता है वो वेपर की तरह निकल जाता है और उसका कलर रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग इंक को अलग कलर को अलग कर सकते हैं इंक में से, पानी को अलग और कलर को अलग। इसके बाद आता है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। किस तरह से हम लोग क्रीम को मिल्क से अलग कर सकते हैं। तो क्योंकि क्रीम उसमें हर जगह मिली होती है, सो अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है आपने छन्नी से छाना और क्रीम अलग हो गई, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अप्लाई करना होता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं तो उसके अंदर एक सेंटर में फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जितने भी भारी पार्टिकल होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और हर हल्के पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा दिया है कैसे क्या क्या होता है, और एग्जाम्पल्स आप लोग बुक से देख लेना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट पे कि हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। इमिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे में ना मिले। जब मिलेंगे नहीं तो सेपरेट करना बहुत ईजी है। एक बॉटल या किसी भी चीज़ में भर लेना, और भरने के बाद उसको उल्टा कर देना। कैप बंद करके करना, खोल के मत उल्टा कर देना। तो जब उल्टा करोगे कैप बंद रहेगा, या कुछ कैप लगा लो, पाइप या कुछ भी लगा लो जिससे तुम उसको कंट्रोल कर सको उसका बहना निकलना। तो भारी वाला जो लिक्विड रहेगा वो नीचे आ जाएगा और हल्का वाला लिक्विड ऊपर चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आप धीमे धीमे टैप ओपन करोगे, वो भारी वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा, नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। एक टाइम पे भारी वाला लिक्विड नीचे निकल जाएगा। आप उसे किसी कंटेनर में निकाल सकते हो अगर चाहिए, नहीं तो फेंक सकते हो। बाकी हल्का वाला लिक्विड आपका अलग हो गया। इसके बाद आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर को कैसे अलग करेंगे, क्योंकि कैम्फर तो भाई जलाने से उड़ जाता है, तो उड़ जाएगा तो हम लोग उसे पकड़ेंगे कैसे। तो एक फनल के अंदर सॉल्ट और कैम्फर रख दो और फनल को कॉटन से कवर कर दो।
जब आप उसको हीट करोगे हल्का हल्का तो सॉल्ट वहीं रह जाएगा, कैंपर उड़ जाएगा। उड़ने के बाद वो कॉटन प्लग के पास या तो कलेक्ट हो जाएगा या तो बाउंड्रीज। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे मिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे। दो लिक्विड ऐसे जो एक दूसरे में मिल चुके हैं, अब कैसे उन्हें अलग किया जाएगा। तो उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाला है, सो सही से समझना डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उस बड़े से बीकर में पूरे लिक्विड को डाल देते हैं जो मिला हुआ है, और उसको हल्का हल्का हीट करना शुरू करते हैं। उसको टॉप से बंद करके एक हल्का सा लेफ्ट साइड से एक और फनल मतलब एक पाइप जैसा निकाल दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो एक का टेम्परेचर कम होता है, लाइक मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और एक का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस वाला बॉयल होके ऊपर निकल जाएगा ना, वो वेपोरेट हो जाएगा। वेपोरेट होने के बाद वो दूसरे वाला जो पाइप है उसके थ्रू दूसरे बीकर में आ जाएगा। इससे हमारे दोनों लिक्विड्स अलग हो जाता है, मिक्सेबल लिक्विड्स। तो ये होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। बुक में बहुत अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये आगे आने वाला है। अभी के लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि डिस्टिलेशन होता क्या है। मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग करने का प्रोसेस ही डिस्टिलेशन होता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अलग अलग गैसेस को कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस होता है। जिसका वेपराइजिंग जो पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, वो कम पे हीट करके उसको पहले निकाल दिया जाता है, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, इसी तरह से। फिर आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मिक्सचर का हम कोई भी चेंज उसमें लाते हैं। लाइक हमने पानी को फ्रीज किया, तो क्या पानी को फ्रीज करने से पानी का H2O चेंज होकर के क्या उसमें क्लोरीन या हाइड्रोजन और कुछ आ गया? नहीं, H2O ही था, वो बस बर्फ बन गया। उसको मेल्ट किया, वो पानी बना, H2O ही है। गैस बना, H2O ही है। देन इट इज अ फिजिकल चेंज। पानी के अंदर हमने कुछ और मिला दिया, वो हो गया केमिकल चेंज। ठीक है। और एक और बात होती है, फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। और एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस के बाद आता है हमारे लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आगे के चैप्टर्स और आगे की क्लासेस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वो पार्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अभी तो मिक्सचर पढ़ा हम लोगों ने, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, बट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। तो पहली बार एलिमेंट टर्म का यूज जिसने किया था वो थे रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद आते हैं लेवोइजियर, वो फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया था। तो डेफिनेशन दिया, उसके बारे में बताया, पूरी स्टडी करी और ये फाइंड किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। दूसरी चीज, मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तीसरी बात, दे आर डक्टाइल, मतलब कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर उनको आप पतले वायर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप उनको हैमर करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। और सोनरस भी होते हैं कि जब आप उनको हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब वाइब्रेटिंग साउंड, जो कि हम लोग कभी भी नॉन मेटल्स में नहीं पाते। अगर आप लकड़ी को हिट करेंगे तो एक बार आवाज करेगी, देन हो गया। बट अगर आप किसी मेटल को हिट करते हैं, लोहे को हिट करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। यही चीज बताना चाह रहा है कि ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स की एकदम अपोजिट होती हैं ना। उनके अंदर मतलब कि उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। मेटल्स के जो कलर होते हैं वो गोल्डन या सिल्वर कलर के मोस्टली होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ ना ही वो मैलिएबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, और ना ही वो सोनरस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज रही हमारी मेटल और नॉन मेटल की, जो एलिमेंट्स के अंदर आता है, और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। साथ ही साथ अभी मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं। मतलब एलिमेंट पढ़ा कि सिंगल सब्सटेंस से जो बना हो। कंपाउंड जो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के बने वो कंपाउंड होता है। जैसे H2O हो गया, एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, और कंपाउंड की बात करें तो H2O, HCl इज अ कंपाउंड। बट
क्लोरीन इज अ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट. सो सिंगल सब्सटेंस, सिंगल एलिमेंट, जो मतलब बोला जाता है कि सिंगल मॉलिक्यूल वो एलिमेंट हुआ. मॉलिक्यूल भी एलिमेंट से ही मिलके बनता है. ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा. और इस चैप्टर को मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग एक बार बुक से भी रीडिंग करो, क्योंकि बुक से रीड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप बुक से रीड नहीं कर रहे तो फिर आप वहाँ जाके लिख भी नहीं पाओगे. सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. सो इसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड होता है. थैंक यू वेरी मच क्लास.